नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मानसून सत्र का आखिरी दिन। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। नेता प्रतिपक्ष ने 151 आरोप पत्र पटल पर रखे। स्पीकर महंत ने सभी सदस्यों से अपील की, भाषा की मर्यादा में रहकर रखें अपने विचार। चर्चा की शुरुआत बृजमोहन अग्रवाल ने की। पक्ष विपक्ष में बोलने के समय पर हंगामा। बृजमोहन अग्रवाल ने लगाए आरोप, सत्ता पक्ष पर बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। मानसून सत्र का आखिरी दिन सदन में आज हंगामे ही हंगामा देखने को मिला। सदन में उठा संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मामला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिए। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष की नारेबाजी भी देखने को मिली। नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया और आत्मसात करने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग है इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, सफाई कर्मी, मनरेगा कर्मी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, होमगार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वन कर्मी, पीएचसी कर्मी, ऐसे अनेक विभाग के हैं और ये सबको राजसात किया गया है। रेगुलर करने की बात आई है तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नीयत स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की नीयत क्या है कि 2000 के बाद में अभी तक अभिमत नहीं आए। ये निर्णय लिया गया है कि किन किन विभागों में, निगम मंडलों में कितने कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागों की जानकारी आ गई है अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे विधि विभाग से अभिमत ले लिया जाए और विधि विभाग के अभिमत के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यायालयीन प्रकरण भी है और उन सबको देखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। समय सीमा बताना तो संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये है कि हम अतिशीघ्र की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और बैठक हुई है और सभी विभागों को पत्र लिख दिया गया है, जानकारी आएगी और घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि एक साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है उसे करने की हम कोशिश करेंगे। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है, चूंकि कोविड का समय आ गया था, उस दौरान उस समय से भी पार पाना था, उस वक्त भी काफी काम करना था। अब जब मौका मिला है तो अब घोषणा पत्र में जो बिंदु दिए गए थे उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये कहना है सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाए यहाँ पर। उनका ये कहना है कि आपने जो घोषणा पत्र में बिंदु दिए उनको आपने पूरा नहीं किया है। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, घोषणा पत्र में जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कोविड की वजह से उस पर ज्यादा काम करना था। घोषणा पत्र में जो बिंदु दिए थे अब उन पर काम करने की कोशिश की जाएगी। क्या हंगामा बरपा इस दौरान? जी, जिस तरह से मसला जो था वो दैनिक वेतनभोगी जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का था, जो कि पिछले कई सालों से अटका हुआ है। और जिस तरह से जन घोषणा पत्र जब अपना कांग्रेस ने जारी किया था उसमें साफ तौर पे ये उल्लेख था कि जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा। प्रश्नकाल में ये मसला उठा और नेता प्रतिपक्ष ने ये सवाल किया था कि कब तक कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा और अब तक सरकार इसमें कितना आगे बढ़ पाई है। हालांकि मुख्यमंत्री का ये कहना था कि अभी जिस तरह की स्थिति दिख रही है, क्योंकि कोविड काल की वजह से कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अभी जो है आने वाले समय में सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। कई ऐसे विभाग हैं जहां से जानकारी आ भी गई है और आने वाले दिनों में सभी विभागों से जब जानकारी आ जाएगी और अभिमत प्राप्त होगा विधि विभाग से, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया होगी। इसके बाद देवव्रत, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब चर्चा शुरू हुई उस दौरान देखा गया कि काफी हंगामा हुआ। जी बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव का जो एक तरह से बीजेपी ने लेकर के आया है ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा था कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को ये हिदायत दी है कि समय का सभी को ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही साथ जो माननीय है वो मर्यादा में रह करके जो भी अपना वक्तव्य है वो देंगे। बृजमोहन अग्रवाल जो है उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप पत्र है वो
को पटल पर रखा और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अभी तक के जो घोषणा पत्र के वायदे हैं उनको एक तरह से गिनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है विपक्ष द्वारा। और हालांकि संख्या बल में विपक्ष कम है, लेकिन कोशिश ये है कि अपनी पूरी मौजूदगी दिखाई जाए। और क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हाल होना है ये विपक्ष को भी भली भांति मालूम है और सत्ता पक्ष भी इसे जान रहा है, लेकिन एक तरह से सरकार पर अविश्वास यहां पर जताया गया है कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं हुए, कानून व्यवस्था का मामला है, इसके अलावा अवैध रेत का परिवहन जो हो रहा है इस मामले को लेकर के भी बृजमोहन अग्रवाल ने आवाज उठाई। करीब 151 बिंदु यहां पर विपक्ष ने रखे हैं और इन 151 बिंदुओं पर लगातार चर्चा चलेगी। बिल्कुल देवराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 151 बिंदुओं पर लगातार चर्चा चल रही है, हंगामे के आसार भी बार बार नजर आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर अंतरगढ़ विधायक अनूप नाग ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सरासर झूठ है, गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है 15 सालों के बाद, और दिनों दिन ब दिन शहर से लेकर गांव तक के अंतिम व्यक्ति का जो विकास हो रहा है, विकास के चलते पूरे प्रदेश की जनता हमारी सरकार पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। चूंकि मैं बस्तर से आता हूं, सुरक्षित सीट से आता हूं, इसलिए आपके सवाल के जवाब में मैं बस्तर की बात जरूर करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि यही 15 साल जो हमारे आदिवासियों को छल कपट करके सत्तासीन हुए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बात उदाहरण से स्वरूप रखना चाहता हूं, पेशा कानून। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, हमारे आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि लोगों ने भी पेशा कानून की बात जरूर करते थे, बढ़ चढ़कर की बात करते थे। तो वही विधानसभा में एक बार फिर से सुपेबेड़ा का मामला सदन में उठा। बीजेपी ने सरकार से पूछा कि सुपेबेड़ा में अब तक नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब पानी पीने से लोग किडनी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पानी के वहां पर जो समस्या है मुख्य रूप से, उसके कारण लोग लगातार मर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि आप 2019 में गए, स्वीकृत हो गई ये योजना के प्रारंभ कब तक, कार्य प्रारंभ कब तक कर दिया? ठीक है, टेंडर लग चुका है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यथाशीघ्र। वही तो 2019 के बाद में 2022 आपको मैं 23 तक प्रारंभ नहीं हुई है। जो चीज आपके द्वारा 15 साल में नहीं हुआ, मैं 2023 तक कंप्लीट करके दूंगा। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग 9 अगस्त से अगस्त क्रांति के दिन से तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर गांव गांव घर घर जा रहे हैं। बीजेपी को इसमें राजनीति करने का हक नहीं है। हम लोग 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त क्रांति हुआ था, उस दिन से हम लोग तिरंगा यात्रा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम पूरे गांव गांव घर घर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें जो राजनीति करने का उनको हक नहीं है, इसलिए कि उनका जो राष्ट्रीय आरएसएस है, 55 सालों तक उनके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। 1948 में आरएसएस ने तिरंगा को पैरों से रौंदा गया। तो ये किस राष्ट्रवाद की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के अनुयायी लोग? हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा मत बताएं। हम तो गौरव के रूप में जो आजादी की लड़ाई में हमारे नेताओं ने लड़ा था, उसकी लड़ाई 75वीं वर्षगांठ पर हर विधानसभा में हम 75 किलोमीटर पद यात्रा करके तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मंकी पॉक्स ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं और इससे हड़कंप मचा हुआ है। एक मरीज राजधानी रायपुर का छात्र है, 13 साल का छात्र है जो कांकेर का रहने वाला है, और दूसरा मरीज दुर्ग जिले के भिलाई का रहने वाला है। भिलाई का रहने वाला छात्र इसी महीने ओमान से लौटा है और रायपुर में रहकर पढ़ाई करने वाले कांकेर के 13 साल के किशोर में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। तो वहीं छात्र का सैंपल पुणे भेज दिया गया है। फिलहाल उसे राज्य के
बड़े सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। तो वहीं दुर्ग में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी, और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 22 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी अभी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में, उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, देखा जा रहा है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की बात कही जा रही है। चूंकि मंकी पॉक्स से संक्रमित एक युवक मिला है, ओमान से आया था और उसके बाद उसमें लक्षण पाए गए हैं। निश्चित रूप से रीनू, वो पूरा मामला ये है कि 21 तारीख को ओमान से यहाँ पर लौटा है भिलाई में, और उसके बाद से उसको कुछ इस तरह की लक्षण पाए गए हैं जो मंकी पॉक्स से मिलते जुलते हैं। जिस तरह से उसके हाथ पैर में दर्द हो रहा था, शरीर में दर्द हुआ, और क्या बोलते हैं उसको लाल जो चकते हैं वो देखे गए हैं। इसकी टेस्ट कराई गई है तो कोरोना पॉजिटिव आया है। लेकिन इस पूरे मामले में जब अभी कुछ देर पहले CMHO JP मेश्राम से डॉक्टर से बात हुई है तो उन्होंने ये इनकार किया है कि उसको मंकी पॉक्स के कोई लक्षण है। तो अभी फिलहाल एहतियात पूरे मामले में बढ़ती जा रही है। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको देखा जा रहा है कि कहीं उनमें इस तरह के कोई लक्षण तो नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अभी जिस तरह से ये लक्षण पाए गए हैं वो कहीं न कहीं मंकी पॉक्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले में इंकार किया है। उनका ये भी कहना है कि न सिर्फ भिलाई दुर्ग बल्कि अभी छत्तीसगढ़ से भी जो संदिग्ध जो बताए जा रहे हैं वो इस तरह के कोई लक्षण उसमें नहीं है, और मंकी पॉक्स का अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया था राज्य शासन ने, उस अलर्ट के तहत भी जितने भी लोग हैं बाहर से आने वाले चाहे यहाँ पर रहने वाले हैं उन सभी को देखा जा रहा है, निगरानी बढ़ती जा रही है, और जो स्वास्थ्य विभाग के कदम होते हैं उसको उठाया जा रहा है ताकि यदि कोई इस तरह के कोई घटना हो जाती है, कोई यहाँ पर पाया जाता है तो उसको प्रॉपर इलाज किया जा सके। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण होता है ठीक उसी तरह से ये मंकी पॉक्स के भी लक्षण होते हैं जो संक्रामक होते हैं, काफी फैलने वाले होते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है रीनू, और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी बाहर से आए उसको प्रॉपर इलाज किया जाए, उसको प्रॉपर देखा जाए ताकि इस तरह का कोई संक्रमण जो है वो ना फैल पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। प्रदेश भर में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। विधायकों के वेतन बढ़ने पर नाराजगी भी जताई है। कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी इस दौरान कर्मचारियों ने की है। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि उनकी मांगे तो नहीं सुनी गई, लेकिन जहां विधायकों के जो राशि बढ़ाई गई है उस पर भी कर्मचारियों ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। उग्र आंदोलन की चेतावनी कर्मचारियों ने दी क्योंकि साथियों बहुत सारे तो आप ये देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और इसके चलते कई बार वे आंदोलन की राह पर निकले, लेकिन उनकी बात अभी नहीं सुनी गई है। आज तीसरा दिन है हड़ताल का। काम बंद का असर कितना है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये डीओ कार्यालय है, और यहाँ पर डीओ के जो चैम्बर है उसमें ताला लटका हुआ है, और इसके अलावा और भी हम तस्वीर दिखाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं है। और यहाँ क्या स्थिति है देखिए, जब डीओ दफ्तर का ये हाल है और शिक्षा विभाग का प्रमुख ये दफ्तर है, ये हाल है, तो स्कूलों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश भर के लगभग 4.5 लाख जो कर्मचारी हैं वो काम बंद करके, कलम बंद करके हड़ताल पर है, और कमोबेश सभी विभागों का यही हाल है। स्कूल में भी ताला लटका हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि काम बंद, कलम बंद का जो असर है वो व्यापक रूप से दिख रहा है, और ये 29 तारीख तक आंदोलन पर रहेंगे। ऐसे में
आम जनता है उसकी परेशानी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उनके कामकाज है वो हो नहीं रहा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। कलम बंद काम बंद का असर कितना है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये डीओ कार्यालय है और यहाँ पर डीओ के जो चैम्बर है उसमें ताला लटका हुआ है और इसके अलावा और भी हम तस्वीर दिखाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कर्मचारी नहीं है और यहाँ क्या स्थिति है। देखिए जब डीओ दफ्तर का ये हाल है और शिक्षा विभाग का प्रमुख ये दफ्तर है, ये हाल है, तो स्कूलों का क्या हाल होगा इसका। और एक बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर नक्सलियों ने फिर खेला खूनी खेल। जी हां, नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की। बीती रात वारदात को अंजाम दिया गया। मारूकी गांव के पास वैरगोंदी पारा की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। सुकमा से बड़ी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।